जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। देखो जी, अगर आप सभी का केमिस्ट्री के अंदर आया है कंपार्टमेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूं। बिकॉज आप सभी के इतना ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव कराओ, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव कराओ। तो आप सबकी जो डिमांड है, आप सबकी जो रिक्वायरमेंट है, वो मैं ना पूरी करूं, ऐसा हो सकता है क्या? आप सभी देख पा रहे होगे कि मैं दिन रात एक कर दे रहा हूँ वीडियोस अपलोड करने के लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स की तैयारी करवाई और अब बारी है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो आप सभी। ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक, आपका एक एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर देना प्लीज। कमेंट तो आप सभी हर एक कोई करना प्यारा सा एकदम। ठीक है, तो आप सभी का जो भी जितने कमेंट्स करते हो कि थैंक यू भैया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, ये क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ भाई, दिल को छू जाता है वो चीज़। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल की भाई मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप सभी को जितना ज़्यादा हो सके आप सभी के लिए हेल्पफुल कंटेंट को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, सो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि वैद्युत रसायन सेल क्या है। ठीक है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को रीड करता हूं, देन उसके बाद मैं आप सभी को समझाता हूं। ठीक है, तो वैद्युत रसायन सेल वह है जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनमें से एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अवकरण होता है। देखो जी, जो आपका वैद्युत रसायन सेल होता है, ठीक है, एक चीज और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वैद्युत रसायन सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोला जाता है। ठीक है, वैद्युत रसायन सेल को ही क्या बोला जाता है? गैल्वेनिक सेल बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना आप सभी। ओके, तो देखो जी, वैद्युत रसायन सेल का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर तुम्हारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं जी? इसके अंदर, वन सेकेंड, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ स्ट्रेट। ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो। ओके, अब इसके अंदर तुम्हारे दो एनोड होते हैं, सॉरी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें से आपका एक क्या होता है? एनोड होता है, और एक आपका कैथोड होता है। ऑलराइट, अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एनोड और कैथोड को इस तरीके से याद रखते हैं कि एनोड आपका पॉजिटिव होता है, एनोड आपका धनात्मक होता है, और जो आपका कैथोड होता है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि चार्ज के बेस पे तुम एनोड और कैथोड को क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे वैद्युत रसायन सेल में जो तुम्हारा एनोड होता है वो निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर तुम वैद्युत अपघटनी सेल के लिए देखोगे तो वहां पे कैथोड नेगेटिव होगा और तुम्हारा एनोड पॉजिटिव होगा। राइट, तो तुम इस तरीके से एनोड और कैथोड को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ तुम्हारा एनोड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो चिन्ह के अकॉर्डिंग, मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो एनोड और कैथोड को। ऑलराइट, तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, चीजों को ध्यान से समझो। जो आपका एनोड होता है, एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, अवकरण होता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि अवकरण, ऑक्सीकरण, और दूसरे पर अवकरण होता है। यानी कि जो तुम्हारा ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है, और जो आपका अवकरण होता है वो होता है कैथोड पर। ओके, तो वैद्युत रसायन सेल वह सेल है जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर, इनमें क्या होता है? जो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें केमिकल प्रोसेस कराकर वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्या करा जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आप देख पा रहे होगे, एनोड और कैथोड। ठीक है, जिसमें से एक पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पर होता है, और एक पर अवकरण, अवकरण किस पे होता है जी? किस पे होता है? कैथोड पर। राइट, अब इंग्लिश मीडियम वालों देख लो एक बार इंग्लिश में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दोज इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कराकर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को कराकर। दिस सेल हैज टू इलेक्ट्रोड, इस सेल के पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वन ऑफ विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एक के पास आपका क्या होता है? एक पर आपका ऑक्सीडेशन होता है, एंड अदर अंडरगोज रिडक्शन, एंड एक पे रिडक्शन होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बैकेलाइट क्या है, तथा इस पर संक्षिप्त नोट लिखिए। व्हाट इज बैकेलाइट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। देखो जी, आपका बैकेलाइट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में। तो देखो जी, जो आपका बैकेलाइट होता है, इसका सर्वप्रथम खोज किया था बैकलैंड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने किया था? बैकलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1907 यानी कि 1907 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब बात करते हैं, जो बैकेलैंड है ना, सॉरी, जो बैकलैंड है, इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री, यानी कि प्लास्टिक इंडस्ट्री का इन्हें पिता बोला जाता है, फादर बोला जाता है, प्लास्टिक उद्योगों का पिता बोला जाता है इन्हें। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में आपका बैकेलाइट होता क्या है। ठीक है, तो आइए चीजों को समझते हैं। तो बैकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम बनाया था। किस तरीके से बनाया था? तो फिनॉल के क्षार या अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करने पर बैकेलाइट बनता है। चीजों को ध्यान से समझो, जब तुम फिनॉल का रिएक्शन
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हो तो तुम्हारा बैकेलाइट बनता है। यहां से मैं क्या करता हूं, पेज को जूम कर लेता हूं, देन उसके बाद मैं आपको चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं कि आपका बैकेलाइट जो होता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो बैकेलाइट बनाने के लिए सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए फिनॉल, राइट। अब फिनॉल क्या होता है, फिनॉल तुम्हारा होता है, ये है कि बेंजीन रिंग के साथ, राइट, बेंजीन रिंग के साथ तुम OH को कनेक्ट कर दो, ये तुम्हारा बन गया फिनॉल। ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका हो गया फिनॉल। ऑलराइट, ये तुम्हारा हो गया फिनॉल। अब फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, फिनॉल का रिएक्शन कराना है तुमको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या सूत्र होता है, याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि HCHO को क्या मैं CH2O लिख सकता हूं, CH2O लिख सकता हूं किस तरीके से, ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो, मैं इसलिए यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। ओके, तो मैं यहां पे HCHO की जगह क्या कर देता हूं, यहां पे HCO की जगह मैं कर देता हूं CH2। ठीक है, क्या कर देता हूं जी, CH2O। ऑलराइट, ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब इन दोनों की रिएक्शन से आपका बैकेलाइट किस तरीके से बनता है, चीजों को ध्यान से समझो। एक चीज तुम मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा रिएक्शन है ना, जैसे कि फिनॉल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये तुम्हारा एंड टर्म तक चलता है। ऐसा नहीं कि एक ही फिनॉल चाहिए, एक ही फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, नहीं, एंड टर्म तक चलता है। यानी कि इसके आगे इस तरीके से फिनॉल जुड़ते जाएंगे, फिर आपके फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ते चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से चीजें होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस से अभिक्रिया को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक और फिनाइल को क्या करता हूँ, फिनॉल को ऐड करता हूँ। ठीक है, ओके, बेंजीन रिंग के साथ आपको जुड़ा होता है OH, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। उसके बाद इस तरीके से एंड टर्म तक चीजें चलती जाएगी, फिर वापस से फॉर्मेल्डिहाइड आएगा, वापस से फिनॉल आएगा, इस तरीके से एंड टर्म तक चीजें चलती है। ओके, अब तुम मुझे ये बताओ, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं चीजों को ध्यान से समझो, यहां से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे कुछ नहीं है, तो H लगा होता है ना, H तो लगा ही होता है ना, C2H6 होता है तुम्हारा बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे H लगा हुआ है। अब चीजों को ध्यान से समझना, यहां पे क्या होगा कि यहां का एक H, यहाँ का एक H इस O को लेके उड़ जाएगा इन द सेंस कि वाटर बन के साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि H2O यहाँ से क्या हो जाएगा जी, बाहर हो जाएगा। और जब H2O यहाँ से बाहर होगा तो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस तरीके का इन द सेंस कि यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, बेंजीनिंग, इसके साथ OH लगा दो, और जब OH लगा तो ये तुम्हारा फिनॉल है। ठीक है, और बच गया क्या, O, और यहाँ से दो H2 निकल गया, H2O बन के बाहर निकल गया, तो तुम्हारा क्या बचा है यहाँ पे CH2, राइट। तो भैया यहाँ से कर दो CH2 को कनेक्ट, और यहाँ पे एक तुम्हारा A रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से बना दो फिनॉल को। ठीक है, फिनॉल यहाँ से दिखा दो। ओके, ठीक है, तो ए तुम्हारा बनेगा, यही तुम्हारा क्या होता है, बैकेलाइट। ऑलराइट, और यहाँ पे ए नहीं कि भैया केवल दो ही टर्म रहेंगे, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म होंगे भी। ठीक है, एंड टर्म तक चीजें चलती है। ओके, तो तुम समझ गए कि जो तुम्हारा बैकेलाइट होता है वो किस तरीके से बनता है। क्लियर, तो बैकेलाइट जो तुम्हारा बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि जब फिनॉल का रिएक्शन तुम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हो तो तुम्हारा क्या होता है कि यहाँ से O यानी कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो यहाँ पे इस पे उपस्थित हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन करके H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, देन उसके बाद बचता है तुम्हारा CH2 जो कि क्या करता है, यहाँ पे जुड़ जाता है तुम्हारा दोनों फिनॉल के बीच में। ओके, चलो जी, तो क्लियर है बैकेलाइट क्या होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, व्याख्या करें। यानी कि फॉर्मिक एसिड जो आपका होता है इसका जो बिहेव होता है लाइक बोथ एल्डिहाइड के जैसा भी रिएक्ट करता है, बिहेव करता है। ठीक है, एंड एसिड के जैसा भी ये तुम्हारा बिहेव करता है। एक्सप्लेन करना है किस तरीके से ऐसा क्यों होता है, राइट। तो जो तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो ए होता है HCOOH, राइट। अब भैया अम्ल के जैसा व्यवहार क्यों करता है, तो यहां पे तुमको क्लियर दिख रहा होगा कि यहां पे COOH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए तुम्हारा क्या होता है, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो फिक्स है कि ए अम्ल के जैसा तो बिहेव करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि तुमको इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला HCOOH, इसको देख के तुमको क्लियर पता चल रहा है कि इसमें तुम्हारा COOH समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह जुड़ा हुआ है। तो पक्का ए एसिड की भांति व्यवहार करेगा, पक्का ए अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। ओके, अब भैया एल्डिहाइड की भांति क्यों व्यवहार करता है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब भैया यहां पे इसको तुम क्या करोगे, अलग अलग चीजों में, मेरा कहने का मतलब कि जब इसे विस्तार में, इस फॉर्मूले को जब तुम विस्तार में क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो कुछ ए ऐसा बनेगा। ठीक है, HC+O यानी कि C+O। ठीक है, देन उसके बाद H। अब भैया ए तुम मुझे बताओ कि ए चीज यहाँ पे जो आपको दिख रही है, ये चीज क्या है, ये चीज यही तो एल्डिहाइड आपका होता है, एल्डिहाइड यही तो होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ये अम्ल के भांति व्यवहार करता है क्योंकि इसमें तुम्हारा COOH समूह जुड़ा होता है जो कि आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, राइट। और भैया
HC डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, ये तुम्हारा एल्डिहाइड होता है। तो क्लियर हो गया कि क्यों आपका फॉर्मिक अम्ल एक एल्डिहाइड और अम्ल दोनों के जैसा आचरण करता है। ओके, अब यहां पे पढ़ लो चीजों को कि फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में CHO समूह जो कि आपका एल्डिहाइड होता है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, देन उसके बाद COOH समूह यानी कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो भी जुड़ा होता है इसके साथ, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मिक अम्ल आपका एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, मान लो A और B मिलकर, ठीक है, A और B मिलकर C बनाते हैं, राइट। A प्लस बी हमारे अभिकारक है, C हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे माना कि A प्लस बी मिलकर क्या बनाते हैं, C बनाते हैं, ठीक है। अब भैया R अभिक्रिया की जो दर होगी, 1 सेकेंड, अभिक्रिया की जो दर होगी, अगर मैं यहां से अभिक्रिया की दर फाइंड करना चाहूं तो जो आपका अभिक्रिया का दर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, किसके, अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के। ओके, अभिक्रिया के सांद्रण के गुणनफल के। अब यहां से मैं जब समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, राइट, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहां पे फिक्स है कि एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। अगर मुझे समानुपाती का चिन्ह हटा के इक्वल का साइन लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट मैं मान लेता हूं, वो कांस्टेंट है हमारा के। ओके, अब के और यहां पे ए है आपका, ए भी क्या है, अभिकारक का सांद्रण है। ओके, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, इसके घात में कुछ वैल्यू होती है पावर में, ठीक है, जिसको ऐड करके हम लोग बोलते हैं कि ए आपका अभिक्रिया का कोटि फाइंड हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम लोग एज अ समझने के लिए बस केवल चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका के है यही आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है, यही आपका क्या होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। ओके, तो वेग स्थिरांक एक समानुपातिक स्थिरांक होता है जो किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया वेग तथा अभिकारक सांद्रण के बीच में क्या करता है, वो संबंध बतलाता है, रिलेशन बतलाता है। ओके, द रेट कांस्टेंट इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट दैट गिव द रिलेशन बिटवीन द रिएक्शन रेट एंड रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर की अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो जी, कोई भी सॉल्यूशन का, कोई भी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कोई भी विलयन आपका कब बनता है, ठीक है, 2 चीजों से मिलकर बनता है, राइट, जिसमें से पहला आपका होता है विलायक, ठीक है, विलायक, और दूसरा आपका होता है विलय। इन 2 चीजों से मिलके आपका एक विलयन तैयार होता है। विलायक क्या करता है, जो कि चीजों को घुलाता है, और विलय क्या होता है, जो कि खुद घुलता है, राइट। अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पानी प्लस चीनी का तुम क्या करते हो, घोल बनाते हो, विलयन बनाते हो, तो चीनी वहां पे तुम्हारा विलय हो जाता है, यानी कि वो खुद घुल रहा है, राइट। और जो तुम्हारा पानी होता है, जो आपका वाटर होता है, वो आपका सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, जो कि चीनी को घोल रहा होता है। ओके, तो जो घुलाने वाला होता है वो आपका विलायक कहलाता है, और जो घुलने वाला होता है वो आपका विलय कहलाता है। तो क्लियर है विलन किस तरीके से बनता है, वो चीज तो क्लियर है, लेकिन विलन का अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है वो चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन को रीड करते हैं। अब मैंने विलन विलय के बारे में इसलिए बताया ताकि अब आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। अब देखो, विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कोई भी विलयन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह होता है जो विलयन में उपस्थित विलय है, राइट। विलय क्या होता है, जो घुलने वाला होता है पदार्थ। ओके, तो घुलने वाले पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर। घुलने वाला पदार्थ तुम्हारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके कणों की संख्या पे निर्भर करता है, राइट। और ये जो तुम्हारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 4 प्रकार के होते हैं, मैंने काफी वीडियोस में बता रखे हैं। जिसमें से आपका पहला होता है परासरणी दाब, विलयन का परासरणी दाब। ओके, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, और एक आखिरी होता है हिमांक का अवनमन। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेगा, बाकी आपके 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगे। क्वेश्चन में रहेगा कि सेलेक्ट करो कि कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, या फिर इससे उल्टा करके भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। 3 आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिए हुए रहेंगे और एक आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 आपके जो भी अनुषंगिक गुणधर्म होते हैं इनको आप सभी ध्यान में रखोगे। ओके, अब इंग्लिश में मैं रीड कर देना चाहूंगा। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इज व्हाट विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो आपका सॉल्यूट होता है, जो आपका विलय होता है, उसके पार्टिकल पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो भी आपका सॉल्यूट मौजूद रहेगा उसके पार्टिकल पे डिपेंड करता है चीजें। एंड नॉट ऑन द नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट का जो नेचर होता है उस पे डिपेंड नहीं करता है। सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन
डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो ये चार तुम्हारे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 6 नंबर कि डीएनए फिंगरप्रिंट की किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। राइट एनी टू यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट होता है इसके दो यूजेस, इसके दो उपयोग को राइट करने हैं। ओके जिसमें से पहला उपयोग है कि इसका उपयोग न्यायिक प्रयोगशाला में अपराधियों को पकड़ने में या फिर पहचानने में किया जाता है, तुम इस तरीके से बोल सकते हो। ओके सेकंड चीज क्या है कि किसी व्यक्ति के प्रतित्व का निर्धारण करने में किया जाता है। जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट होता है इसके दो उपयोग आप सभी को लिखने हैं, जिसमें से पहला उपयोग आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इसका जो उपयोग होता है वो न्यायिक प्रयोगशाला में अपराधियों को पहचानने में किया जाता है, राइट। एंड सेकंड थिंग कि किसी व्यक्ति के प्रतित्व का निर्धारण करने में किया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, व्हाट इज क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल आपका क्या होता है। तो ये जो प्रश्न है आपका सॉलिड स्टेट यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसी से ये प्रश्न लिया गया है कि क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो। ठीक है, वैसा ठोस पदार्थ जिसका क्या हो, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके। राइट, अगर तुम इसे काटते हो तो जो तुम उसके दो पार्ट बनते हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। राइट, उसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोल सकते हैं। ठीक है, अ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच हैज अ डिफिनिट ज्योमेट्रिक शेप एंड व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल। फिर आपका क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर कि सेल स्थिरांक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, जैसे मान लो कोई सेल है तुम्हारा, ठीक है, अब इनके बीच में क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, तुम्हारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इनकी बीच की जो दूरी है, जैसे मैं मान लेता हूं इनकी बीच की दूरी है L, राइट। इनकी बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को बेसिकली हम लोग x से डिनोट करते हैं, ऑलराइट। और इनके बीच की दूरी में मैंने मान लिया L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आपका होता है उसे हम लोग बेसिकली A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा L अपॉन में A, L अपॉन में A। L क्या है आपका इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, A आपका क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ओके अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका ऐसा यूनिट तुम फाइंड करो, इसका मात्रक फाइंड करो, ठीक है, तो इजीली तुम फाइंड कर सकते हो। तुम्हारे सामने फॉर्मूला दिया गया है x बराबर में L अपॉन में A। L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर या फिर मीटर, लेकिन ए तुम्हारा काफी छोटा यूनिट होता है इसलिए मैं सेंटीमीटर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम मीटर तक डिनोट कर सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना। ठीक है, ओके सेंटीमीटर। अब ए क्या है, एरिया है, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन में सेंटीमीटर। तो इसे तुम क्या कर सकते हो 1 अपॉन सेंटीमीटर को, ठीक है, 1 अपॉन सेंटीमीटर को तुम सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो, राइट। तो ए तुम्हारा मात्रक होता है सेल स्थिरांक का, ठीक है, सेल कांस्टेंट का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9 नंबर कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके देखो जी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सभी जानते हो आप सभी कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फैराडे का पहला नियम क्या होता है, क्या होता है M बराबर में जेड सी टी, राइट, M बराबर में जेड सी टी। और यहां पे आपका जो जेड है ना, यही आपका क्या है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और अगर तुमको वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो भी परिभाषा है, ठीक है, अगर तुमको वो लिखना है, ठीक है, अगर तुमको वो प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, उससे सटे हुए जितने सारे भी चीजें हैं सबको तुम कांस्टेंट मान लोगे, राइट। अब सी यहां पे क्या है, करंट है, टी क्या है, टाइम है, समय है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब करंट है तो करंट को कांस्टेंट दिखाने के लिए तुम 1 एम्पियर मान लो, टाइम है, टाइम को कांस्टेंट दिखाने के लिए तो इसका वैल्यू मान लो 1 सेकेंड तक। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन, किसी वैद्युत अपघटन में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा अगर तुम 1 सेकेंड तक प्रवाह करते हो तो पदार्थ एकत्रित, जो भी पदार्थ आपका फिर एकत्रित होगा, उसी के भार को, उसी के वेट को हम लोग वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ओके द वेट ऑफ द सबस्टांस कलेक्टेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के जब करंट को तुम क्या करोगे, फ्लो कराओगे, ठीक है, फॉर 1 सेकेंड, 1 एम्पियर का करंट का तुम फ्लो करोगे कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, इन एनी इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जो आपका वेट होगा, जो आपका एकत्रित भार होगा, यही आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ओके अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 10 नंबर कि भैया टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। देखो जी, इसको आपने 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, और भैया ऑफ कोर्स आपने 9th में भी पढ़ा था इसे। सिंपल सी बात है, टिंडल प्रभाव होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी फिल्म से होकर गुजारते हैं, ठीक है, जब भी आपका कोई भी प्रकाश पुंज इन द सेंस कि आपका कोई लाइट सोर्स होना चाहिए, चाहे तुम टॉर्च जला के देखो या फिर फ्लैश जला के देखो या फिर
कुछ भी करो, बस तुमको क्या करना है कि लाइट को पास करना है तुम्हें कोलाइडी विलन से, कोलाइडी सॉल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टॉर्च को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ भैया। वैसे तो मैंने पीएचडी नहीं कर रखी आर्ट वगैरह में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक टॉर्च बना दिया। बस समझ जाओ कि हाँ तुम्हारा एक टॉर्च है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टॉर्च है। अब यहाँ से मैं येलो येलो लाइन दिखा देता हूँ ताकि तुमको लगे कि हाँ एक्चुअल में यहाँ से लाइटें आ रही है। ओके, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया भैया कोलाइडी विलन। लो तुम आओ, पास करो तुम। जब तुम कोलाइडी विलन यहाँ से पास करोगे ना, कोलाइडी विलन, तो पहली चीज है कि ये जो प्रकाश जाएगी, ठीक है, जो प्रकाश जाएगी इससे होके, इसका पथ दिखाई देगा। इसका क्या होगा, पथ दिखाई देगा किसके अंदर, कोलाइडी विलन के अंदर, ठीक है, पथ दिखाई देगा कोलाइडे विलन के अंदर। ओके, ये जो लाइट जा रही है ना, इसकी जो पथ, पथ इन द सेंस की रास्ता, रास्ता दिखाई देगा कोलाइडे विलन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडे विलन से होकर गुजारते हैं तो कोलाइडे विलन के कण प्रकाश का प्रतिकीर्णन करते हैं। अब भैया कोलाइडे विलन है तो इसके अंदर कोलाइडी कण तो होंगे ही। अभी जो कोलाइडी कण होते हैं ना, ये प्रकाश के किरण को, प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो प्रकिंडित कर देते हैं उनको, ठीक है। तो जब तुम्हारा प्रकाश का प्रकिंडन होता है, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। सिंपल सा बात है, तुम एक प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलन से होकर गुजारोगे और उस कोलाइडी विलन के अंदर तुम्हारे क्या होंगे, कोलाइडी कण होंगे, जो कि प्रकाश को क्या कर देंगे भैया, प्रकिंडित कर देंगे, ठीक है। यही आपका घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडियल सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडियल सॉल्यूशन स्कैटर द लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को यहां तक आने के लिए। आज के इस क्लास में हमने केमिस्ट्री के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करे हैं। ये सारे के सारे आपके पीवाई को क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो, पढ़ लो। ओके, बाकी वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में शेयर कर दो दोस्तों को जिनके भी भैया केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट आए हुए हैं, ठीक है। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ताकि जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, और एक प्यारा सा कमेंट आप सभी जरूर करना, ताकि आप सभी का जो भी कमेंट है ना, यही हमारे दिल पे लगता है भाई, मजा आ जाता है आप सभी का कमेंट रीड करके, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन मिलती है, और हमारी जो इमोशंस हो ना, वो आप ही लोगों, ठीक है। आप ही के लिए मेहनत करना है, आप ही के लिए स्ट्रगल करना है, आप ही के लिए जीना है, ठीक है। और आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, ठीक है। अगर मैं जिस दिन मैंने बिहार को बदल दिया, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सही कर दिया, देखो आप बोल रहे अरे भैया तुम्हारे चैनल पे तो 1000 सब्सक्राइबर है, क्या होगा तुमसे। एक चीज आपने सुना होगा ना कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि अभी के टाइम में जितने सारे भी सक्सेसफुल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने 0 नंबर दिखाई नहीं होगा। सारे लोग 0 से ही स्टार्ट करते हैं, तब जाके आज के टाइम में सक्सेसफुल एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड करके रखे हैं, राइट। तो हमारा भी होगा, हमारा जो फिजिक्स वाले भैया है जरूर होगा, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। लिटरली आप सभी का सपोर्ट होगा, क्यों नहीं होगा, जब मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी का केवल और केवल प्यार पाने के लिए। तो लिटरली आप सभी मुझे सपोर्ट करोगे, आई होप, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों। एक प्यारा सा कमेंट कर देना प्लीज, ठीक है।